आगे बढ़ते हैं अब कि क्या कारण रहे कि मेंडल को अपने किए हुए काम का उतना रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया जो कि मिलना चाहिए था। सो रीजंस फॉर नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल्स वर्क। नंबर वन रीजन जो रहा, लिमिटेड सर्कुलेशन ऑफ इसमें उन्होंने अपनी वो रिसर्च, वो एक्सपेरिमेंट्स पब्लिश किए थे, लेकिन देयर वाज लिमिटेड सर्कुलेशन ऑफ proceedings of Brun Natural Science Society in which it was published। देखिए, जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं, आपकी रिसर्च को आपको दुनिया भर को बताने के लिए उसे पब्लिश करना पड़ता है। नाउ कई नामी गिरामी रिसर्च जर्नल्स होते हैं और कुछ लोकल लेवल के भी रिसर्च जर्नल्स होते हैं। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स की फाइंडिंग्स जहां पे पब्लिश करी, उसका सर्कुलेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं था। तो यह भी एक कारण रहा कि बहुत ज्यादा लोगों तक उनकी उस रिसर्च को वो जो है नहीं पहुंच पाई। He failed to reproduce the results on hawkweed hieracium undertaken on the suggestions of Nageli। नेगेली भी उस समय जाने माने वैज्ञानिक थे। जब मेंडल ने अपनी रिसर्च उनको दिखाई तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप हॉकवीड पर ये एक्सपेरिमेंट्स जो है वो रिपीट करके दिखाइए। सो मेंडल कहीं ना कहीं इस बात से पहले तो खुश हुए कि उस समय के जाने माने वैज्ञानिक नगेली ने उनकी उस बात को सराहा है या सुना है और उन्हें फर्दर आगे काम करने के लिए दिया है। लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी, वही सेम रिजल्ट्स वो उस प्लांट पर नहीं ले पाए। ही फेल्ड टू रिप्रोड्यूस द रिजल्ट्स ऑन हॉकवीड। Why? It was due to non-availability of the pure lines। हमने पढ़ा था ना कि मेंडल लकी रहे, खुशकिस्मत रहे उस पी प्लांट का चुनाव करने में। बाकी प्लांट्स पे वो चीजें उन्हें एज इट इज नहीं मिल पाई थी। Another important point was lack of aggressiveness in his personality। वो बहुत ज्यादा एग्रेशन के साथ साइंटिफिक कम्युनिटी में अपनी बात नहीं रख पाते थे कि वो कन्विंस कर पाए किसी दूसरे को अपनी उस रिजल्ट के बारे में। मोरोवर जो उनका अपना बैकग्राउंड था वो कोई साइंटिफिक नहीं था। उन्होंने बेसिक चीजें जरूर पढ़ी थी, नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल साइंसेज एंड देन मैथमेटिक्स, लेकिन पर्टिकुलरली प्लांट ब्रीडिंग में कोई प्रॉपर ट्रेनिंग होना या किसी किस्म की डिग्री होना वो नहीं थी। तो जब एक सॉलिड एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं था उनका उस रिलेटेड फील्ड से, यह भी एक वजह बनी कि बाकी की साइंटिफिक कम्युनिटी ने उनकी बातों को इतनी तवज्जो नहीं दी। राइट जी। नेक्स्ट, the scientific world was being rocked at that time by Darwin's theory of evolution, origin of species, 1859। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, आप जानते हैं, जिन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ जनरल बायोलॉजी, दैट इज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी है, अलॉन्ग विद वैलेस। वैलेस का भी कंट्रीब्यूशन है उसमें। तो वो लगभग ये पैरेलल सी ही बातें रहीं। डार्विन के बारे में डिटेल में हम आगे जानेंगे जब हम इवोल्यूशन के लेक्चर्स शुरू करेंगे। ब्रीफली मैं थोड़ा सा जरूर आपको बता देता हूं। डार्विन ने जो है HMS बीगल नाम के शिप पे पूरी दुनिया की यात्रा करी थी। 1831 टू 1836 की बातें हैं। 1837 में जब डार्विन ने अपने रिसर्च पेपर्स फिर लिखने शुरू करे, लिखते 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 बहुत साल बीत गए। फाइनली नवंबर 1859 में उन्होंने अपनी किताब पब्लिश करी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किताब का एक्चुअल नाम काफी लंबा है, दैट इज ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, द प्रिजर्वेशन ऑफ फेवर्ड रेसेस इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ। दुनिया उसे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के नाम से जानती है। डार्विन ने जब ये किताब पब्लिश करी तो काफी हंगामा मचा, काफी तहलका हुआ। दुनिया में पहली बार कोई इंसान ये कह रहा था दैट ह्यूमंस, एप्स एंड मंकीज आर रिलेटेड। चर्च का बहुत दबदबा था उस समय और डार्विन की इस ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाली किताब ने बहुत हंगामा मचाया और पूरी जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी उनकी मैक्सिमम तवज्जो थी, मैक्सिमम जो ध्यान था वो डार्विन की तरफ था उस समय। और ऐसे माहौल में कहीं ना कहीं मेंडल की आवाज आगे तक नहीं पहुंच पाई और उनकी वो रिसर्च दबकर ही रह गई, बिकॉज डार्विन की कही हुई बातें उस समय बहुत ज्यादा तहलका मचा रही थी। राइट जी। वो बातें क्या थी वो हम आगे जाके जरूर पढ़ेंगे इवोल्यूशन में, कि डार्विन ने जब थ्योरी दी तो इवन उनके पोस्टर्स जलाए गए थे, डार्विन की किताबें भी जला दी गई थी, बिकॉज बहुत लोग अगेंस्ट थे इस बात के कि आप कैसे कह सकते हैं ह्यूमंस, एप्स एंड मंकीज आर रिलेटेड। ये बिल्कुल गलत है। राइट। और बहुत लोगों ने उनकी बात को सराहा भी।
चलिए, सो कहीं ना कहीं पैरेलल हो जाना इस चीज का कि उसी समय में डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो थी वो भी साथ में आ चुकी थी, दैट इज द theory of natural selection. Another thing, Mendel's concept of stable unblending discrete units or factors. मेंडल को जेनेटिक्स के बेसिक वाली बातें नहीं पता थी। उस समय तो रिसर्च इतनी एडवांस नहीं थी कि उन्हें जीन्स का, फैक्टर्स का, इन बातों का सब कुछ पता होता। सो उन्होंने सिंपली जो टर्म यूज कर लिया था फैक्टर कह दिया था, पर उस फैक्टर की कोई फिजिकल प्रेजेंस का प्रूफ नहीं दे पाए थे, मतलब जीनोटाइप के लेवल तक नहीं पहुंच पाए, फिनोटिपिकली तो उस चीज को एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने। सो मेंडल्स कंसेप्ट ऑफ स्टेबल अनब्लेंडिंग डिस्क्रीट यूनिट्स और फैक्टर्स फॉर वेरियस ट्रेट्स did not find acceptance from the contemporaries. उस समय के जो और वैज्ञानिक थे वो इस बात पे सहमत नहीं हुए। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नाउ Mendel's conclusions about heredity were ahead of his time. जिस तरीके से उन्होंने रिजल्ट को प्रेजेंट करा, जो कंक्लूजन्स उन्होंने दी, शायद वो समय से बहुत आगे की बातें थीं, इसलिए वो उस समय के वैज्ञानिकों को कन्विंस नहीं कर पाई या उन्हें वो चीजें समझ नहीं आ पाई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी। He used statistical methods, mathematical logic, probability, बहुत सारी चीजें which were unfamiliar to the biologists of those times. बायोलॉजिस्ट जो थे बाकी के, उनको वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, वो रिकॉर्ड्स, वो सब चीजें इतनी समझ नहीं आ पाई और वो इतना कन्विंस नहीं हो पाए उन चीजों से। There was no physical proof for the existence of factors or the material they were made up of. मेंडल इस चीज का कोई सबूत नहीं दे पाए या नहीं बता पाए कि जिन फैक्टर्स का जिक्र वो कर रहे हैं वो एक्चुअल में बने किस चीज से हैं, वो ये नहीं बता पाए। तो ये भी एक वजह रही कि साइंटिफिक कम्युनिटी जो थी उनकी उस रिसर्च से, उनकी कही हुई उन बातों से कन्विंस नहीं हो पाई। जिस जर्नल में उन्होंने वो अपनी रिसर्च पब्लिश करी उसका सर्कुलेशन ज्यादा दूर तक भी नहीं था। सो बहुत सारे फैक्टर्स कई बार मिल जाते हैं कि एक इंसान को अपने समय में वो ख्याति प्राप्त नहीं हो पाती, लेकिन मेंडल ने अपने घनिष्ठ मित्र से ये बात कही थी कि मेरा समय भी जरूर आएगा। आज अगर दुनिया मुझे नहीं पहचान पा रही है, सो एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा कि मेरे द्वारा कही गई ये बातें जो हैं वो दुनिया मानेगी। सो आगे देखते हैं जी क्या है हमारे पास इस लास्ट स्लाइड में आपके लिए। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, मेंडल का किया हुआ काम, मेंडल की रिसर्च किस तरह से बाद में दुनिया के सामने आ पाई। It was in 1900 that 3 scientists independently rediscovered the principles of heredity which were already worked out by Mendel. अलग अलग 3 वैज्ञानिकों ने दोबारा से मेंडल की कही हुई उन बातों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करा, राइट? और ये बात दुनिया ने मानी कि भाई इतने साल पहले मेंडल जो कह रहे थे वो सही था। कौन थे जी वो वैज्ञानिक? ह्यूगो डी व्रीज फ्रॉम हॉलैंड, कार्ल कॉर्डन्स ऑफ जर्मनी एंड वॉन शिमाक फ्रॉम ऑस्ट्रिया। तीनों अलग अलग अपने लेवल पे काम कर रहे थे और उसमें उनको पता चला कि भाई ऑलरेडी मेंडल इन चीजों के बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं और फ्लोरा नाम के एक जर्नल में वो चीज दोबारा से पब्लिश भी कराई गई, मेंडल की कही हुई वो बातें। ह्यूगो डी व्रीज के बारे में हम और डिटेल में जानेंगे। इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी भी दी है, ओइनोथेरा लमाकियाना प्लांट पे इन्होंने काम करा है और म्यूटेशंस का कंसेप्ट दिया है। ठीक है बेटा जी, तो आज के लिए हमारे पास